यूनिफिकेशन की बात चल रही थी। क्या हुआ था? जर्मनी का एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं। जर्मनी, इटली में मैन वुमन लिबरल मिडिल क्लास के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को चाहते थे, नेशनल यूनिफिकेशन चाहते थे, नेशनल स्टेट के कंसेप्ट में बिलीव कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहते थे। जर्मनी में पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए गए, नेशनल असेंबली बनी, चुनाव करवा के नेशनल असेंबली बनी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चालू किया, लेकिन और कहा भी कि हम मोनार्क को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क खिलाते। लेकिन जो राजा था प्रशिया का, फ्रेडरिच विल्हेल्म फोर्थ, उसे मना कर दिया कि भैया मैं नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट नहीं करता। और वर्कर्स और आर्टिशियंस भी नेशनल असेंबली का पार्ट बनना चाहते थे, लेकिन मिडिल क्लास वालों ने वर्कर्स और आर्टिशियन को मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में ट्रूप्स बुलाए गए, असेंबली डिसबैंड कर दी गई, औरतों को एज ऑब्जर्वर ही रखा जा रहा था। 1848 में कंजर्वेटिव्स ने लिबरल मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। 1848 में कंजर्वेटिव्स का शासन चलता रहा, राजा महाराजा का साम्राज्य चलता रहा, सर्वडम अबोलिश कर दिया, मतलब बंधुआ मजदूरी, गुलामगिरी, ये सब खत्म कर दी गई। कहाँ पे? हब्सबर्ग और रशिया में। जर्मनी यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। 1848 के बाद में नेशनल या रिवोल्यूशनरी जो थे, नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने विचारधारा बदल दी। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, अभी देश को एक कर लेते हैं। तो जर्मनी में 39 स्टेट से तो एक लीडर आता है ऑटो बिस्मार्क। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रशिया। वहां की आर्मी और वहां की ब्यूरोक्रेसी को यूज करके 3 वॉर लड़े गए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। यहां से जर्मनी की यूनिफिकेशन प्रोसेस चालू होती है। 1871 में जो प्रशिया का किंग था विलियम फिफ्थ, उसको वर्साइले में एक सभा होती है, हॉल ऑफ मिरर में, वहां पर उसको जर्मन का एम्पायर घोषित कर दिया जाता है। समझ में आई बात? सो जर्मनी का जो जर्मन असेंबली बनी, तमाम जर्मन स्टेट्स के जो प्रिंस थे, ठीक है, उन सभी प्रिंस को उसमें इन्वॉल्व किया गया, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व किया गया। ऑटो बिस्मार्क भी था। पैलेस से वर्साइले में, वहाँ हॉल ऑफ मिरर में मीटिंग चल रही है, वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया कि विलियम फिफ्थ जो है वो किंग घोषित कर दिया उसे। समझ में आई बात? विलियम 5 को जर्मनी का किंग घोषित किया गया। वहाँ की करेंसी मॉडर्नाइज की गई। करेंसी 39 स्टेट्स में अप्रोक्सीमेटली 30 या 33 करेंसी थी। शुरू में हमने टॉपिक पढ़ा था, 33 करेंसी को कम करके 2 कर दिया था। इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 11 जगह कस्टम ड्यूटियाँ देनी पड़ती थी और सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो करेंसी मॉडर्नाइज की गई, करेंसी सिंगल करेंसी की गई, बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, और जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इस तरह से जर्मनी यूनाइट हुआ। समझ में आई बात? अब हम इटली यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इटली जो था, इटली की जब बात होगी तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि यहां पर भी डायनेस्टिक स्टेट्स हैं। दिख रहा है भाई? वहां से डायनेस्टिक स्टेट थे। कितने डायनेस्टिक स्टेट थे? 7 डायनेस्टिक स्टेट थे। 7 डायनेस्टिक स्टेट्स थे, जिसमें से सिर्फ ओनली 1, एक ही डायनेस्टिक स्टेट ऐसा है जिसका नाम है सर्डेनिया, पाइडमोंट, जहां पर इटली का राजा था। बाकी 6 स्टेट जो थे वहां इटली साम्राज्य इटली में, लेकिन राजा महाराजा इटली के नहीं थे, बाहर ही आकर वहां शासन कर रहे थे। समझ में आ रही है बात? सो इन 7 राज्यों के लोगों का भी डिमांड था कि भाई हम भी 7 डायनेस्टिक एक हो जाएं और एक यूनाइटेड देश बने। सो आप देखो, नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर। अब ये इटली है, 7 राज्यों में डिवाइडेड है। नॉर्थ पार्ट जो है ये ऑस्ट्रिया के डायनेस्टिक एम्पायर है, जैसे कि बर्बन फैमिली थी कि नहीं थी फ्रांस में, ऐसे ऑस्ट्रिया में हब्सबर्ग एम्पायर था, उसके अंडर आता था। साउथ रीजन जो है वो बर्बन की, वो स्पेन, वहां पर जो राजा महाराजा का साम्राज्य था वो कहाँ के राजा महाराजा थे? स्पेन के। तो 1830 का टाइम आता है और एक लीडर आता है, गुसिपी मैज़िनी। तीनों बार अलग बोले, तीनों ही। सुनना मेरी बात। जबकि जर्मनी में कौन था? बिस्मार्क, और यहां पर है मैज़िनी। इसने कोहेरेंट प्रोग्राम बनाया। ये एक लीडर उभर कर आता है। डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही है बॉस, बात किसकी हो रही है? साम्राज्य को एक करके एक देश बनाने की बात हो रही है। इसी कंसेप्ट का नाम है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन जर्मनी वाले केस में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो मैज़िनी ने क्या किया? कोहेरेंट प्रोग्राम बनाया।
इस प्रोग्राम के अंतर्गत यूनाइटेड इटली और रिपब्लिक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक की बात होती है। यहाँ पर भी सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई, वही सीक्रेट सोसाइटी है जो हम रिवोल्यूशनरी वाले पार्ट में पढ़ रहे थे, यंग इटली, यंग यूरोप, और एक और कौन सी थी, कार्बोनरी। 3 सीक्रेट सोसाइटीज का डिस्कशन हो चुका है। और कार्बोनरी को तो उसने ज्वाइन किया था, किसने, मैजिनी ने, फिर खुद से फाउंड की थी उसने 2 और, यंग इटली और यंग यूरोप। सो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई। सीक्रेट सोसाइटी का काम ही क्या था, आंदोलन को खड़ा करना। आंदोलन किस चीज के लिए खड़ा करना, 2 मिनट, आंदोलन किस लिए खड़ा करना, सब पेज आगे नीचे पीछे हो गए मेरे। आंदोलन किस चीज के लिए खड़ा करना, इटली को यूनाइट करने के लिए, ठीक है। सो सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई, यंग इटली नाम था। यहां का जो किंग है उसका, वहां पर कौन था, अभी जस्ट जर्मनी पढ़ रहे थे अपन, विलियम फोर्थ, ठीक है। एक किंग के बारे में और पढ़ा था पहले, प्रशिया का राजा फ्रेडरिच विलियम ही है, वेलहेल्म भी लिखा हुआ है कहीं कहीं, वेलहेल्म वो विलियम ही है। किंग यहाँ का जो व्यक्ति है वो है विक्टर एमानुअल सेकेंड, एमानुअल सेकेंड। ये जो किंग है इन 7 राज्यों में से सर्डेनिया वाला जो राज्य है, जहां जो इटली के अंडर ही आ रहा है, मतलब इटली के राजाओं के अंडर ही आ रहा है, इटली का साम्राज्य, इटली के राजा महाराजा ही यहाँ पर राज्य कर रहे हैं। सो सर्डेना पाउंड का जो किंग है वो कौन है, विक्टर एमानुअल सेकेंड। इसने सारे के सारे 7 राज्यों को यूनिफाई करने का टारगेट लिया वॉर के थ्रू, ठीक है। सो इन्होंने एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जिसका नाम था कैवोर, कैवोर, CAVOUR। कैवोर ने आंदोलन को लीड किया ताकि वो इटली को यूनिफाई कर पाए, इटली को क्या कर पाए, यूनिफाई कर पाए। कौन से स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा? कैवोर जो है वो इनके अंडर काम कर रहा है, किसके अंडर, विक्टर एमानुअल सेकेंड के अंडर। वो लीडर कौन था आंदोलन को खड़ा करने वाला, मैजिनी। तो इनका व्यक्ति के 7 राज्य को इकट्ठा करना है, वो किसी राज्य से मिनिस्टर नहीं है। सर्डेना पाइडमाउंट ने डिफीट किया, 1859 का साल है, 1859 में डिफीट किया जाता है वॉर में ऑस्ट्रिया को। आर्मी लीडर आया एक, आर्मी को भी हेड कर रहा है, यह है गिसिप्पी गारिबाल्दी। अब देखो वहां पर तो कौन कौन थे, एक बिस्मार्क था और एक वो विलियम था। यहाँ पर एक तो मैजिनी, बिस्मार्क की जगह किसने ली, मैजिनी ने। विलियम की जगह किसने ली, एमानुअल ने। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर भी आया और एक आर्मी हेड भी आया, 2 एक्स्ट्रा लोग हैं इटली में। चीफ मिनिस्टर कौन है, कैवोर, आर्मी हेड है गिसिप्पी गारिबाल्दी, ठीक है। ये आर्मी को लीड करके जाता है इटली के साउथ पार्ट में, और साउथ इटली के जो 2 किंगडम है, सिसिली, किंगडम ऑफ 2 सिसिली, साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ सिसिली, दे मूव्ड इन साउथ इटली। साउथ इटली में भी, साउथ इटली खुद एक स्टेट है और उसके अलावा एक स्टेट और है, किंगडम ऑफ 2 सिसिली। तो साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ 2 सिसिली, इन दोनों से स्पेनिश रूलर को आउट कर दिया जाता है। आप देखो चीफ मिनिस्टर कैवोर जो था उसने इटली को यूनाइफाई करने के लिए क्या किया, ऑस्ट्रिया को डिफीट किया। जबकि आर्मी का जो हेड था गारिबाल्दी, उसने साउथ इटली और 2 सिसिली, किंगडम ऑफ 2 सिसिली से किसको बाहर कर दिया, स्पेनिश रूलर्स को आउट किया। 1860 स्पेनिश रूलर्स, स्पेन के जो रूलर्स थे जो यहाँ राज कर रहे थे। साल आया 1861 का, 1861 में विक्टर एमानुअल सेकेंड को डिक्लेयर कर दिया गया किंग ऑफ द रीजन।
किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। सो इससे डिक्लेयर कर दिया गया पूरी इटली का किंग। अब देखो यहां पर जो था ईयर कौन सा था, 1871 की बात चल रही है यहाँ पर। 1871 में डिक्लेयर किया गया, जबकि इटली में इमैनुअल को पूरे इटली का राजा कब घोषित कर दिया गया, 1861 में, 1861। इसके बाद बात आती है ब्रिटेन की। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ब्रिटेन की भी। यूनाइटेड किंगडम, यूके। ब्रिटेन नेशन स्टेट जो बना, इट वाज वहां पर आंदोलन की वजह से नहीं बना। जर्मनी और इटली नेशन स्टेट बने। नेशन स्टेट बनना मतलब जितने भी साम्राज्य थे वो इकट्ठे हुए और देश बने। ब्रिटेन में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। ब्रिटेन में ऐसे कोई रिवोल्यूशनरी नहीं आए जो राजा महाराजाओं के खिलाफ खड़े हो गए। वहां जो पार्लियामेंट पहले से थी, वहां पर राजा था। साल है 1688। वहां पर मोनार्क भी होता था और पार्लियामेंट भी होती थी। समझ में आ रही है बात? तो इन्होंने, उनको पता था आंदोलन वगैरह, उससे पहले रजामंदी से ही अपन क्या करते हैं, नेशन स्टेट को, कंसेप्ट को लॉन्च कर देते हैं। सो मोनार्क और पार्लियामेंट ने मिलकर नेशन स्टेट का कंसेप्ट लॉन्च करने की बात करी कि वहां की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने मोनार्क से पावर ले ली। सो इन दोनों की रजामंदी थी एक तरीके से, लेकिन लिखा क्या जा रहा है कि पार्लियामेंट ने मोनार्क से पावर ली और नेशन स्टेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। साल है 1688। एक कानून पास किया जाता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में। किसके बीच में? बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जिसने कहा कि हम यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना रहे हैं। हम दोनों यूनाइट होंगे और एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। तो यहां से बना यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन इंग्लैंड वालों ने क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पर दबाव बनाना चालू कर दिया इन पे। जैसे स्कॉटिश भाषा को फॉरबिडन कर दिया। समझ में आई बात? स्कॉटिश को उनकी लैंग्वेज से मतलब फॉरबिड कर दिया, उनको बोलने नहीं दिया। और लैंग्वेज कौन सी थी? इनकी गैलिक लैंग्वेज थी। स्कॉटलैंड के जो लोग थे वो क्या कहलाते? स्कॉटिश। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? गैलिक लैंग्वेज। सो इनकी लैंग्वेज को क्या कर दिया? फॉरबिड कर दिया। और आयरलैंड जो था, देखो चार स्टेट मिलकर एक कंट्री बनाते हैं यूके आज भी। कौन कौन सा? इंग्लैंड खुद, स्कॉटलैंड, एक क्या हो गया आयरलैंड, और एक क्या हो जाएगा वेल्स। समझ गए? चारों मिलकर यूके बनाते हैं। सो आयरलैंड की अगर बात करोगे आप, तो आयरलैंड डिवाइडेड था दो ग्रुप में। एक थे कैथोलिक्स और एक है प्रोटेस्टेंट्स। मैं आपको बता चुका हूं पहले, ये दोनों क्रिश्चियन ग्रुप हैं। प्रोटेस्टेंट लिबरल क्रिश्चियंस हैं, ऐसे क्रिश्चियन हैं जो अपने धर्म में खामियां हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, उन खामियों को निकालना चाहते हैं। कैथोलिक संत मुनि टाइप लोग हैं, लेकिन चर्च जो कर रही वही सही है, भले चर्च में करप्शन हो रहा हो। समझ में बात? ऐसे क्रिश्चियंस कौन है? कैथोलिक। तो इन दोनों के बीच में डिवाइड तो था ही। इंग्लिश आयरलैंड में ये परिस्थिति आप समझ रहे हो। 1688 में इंग्लैंड की बात करते तो मोनार्क और पार्लियामेंट दोनों थी। पार्लियामेंट ने मोनार्क से पावर सीज किया और फिर इन्होंने भी सहमति दी और रजामंदी से बिना वाद विवाद, बिना रिवॉल्यूशन के नेशन स्टेट का कंसेप्ट लॉन्च हुआ। एक कानून बनाया गया पार्लियामेंट में, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, जहां पर इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को यूनाइट करने की बात करी और अपने में सम्मिलित कर दिया। लेकिन थोड़ा दबाव बनाया, इनकी भाषा अब उनको बोलने नहीं दी। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लोग रहते थे, वो गैलिक लैंग्वेज बोलते थे। आयरलैंड को कैसे अपने साथ जोड़ा इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने? यहाँ इनको फूट दिख गई थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में फूट दिख रही थी। तो इंग्लैंड वालों ने कहा कि प्रोटेस्टेंट्स की हम मदद करेंगे। इंग्लिश ने प्रोटेस्टेंट से कहा कि हम आपको डोमिनेट करवा देंगे कैथोलिक के ऊपर। और इस तरह से कैथोलिक का जो रिवोल्ट है, इंग्लिश हेल्प प्रोटेस्टेंट टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर द कैथोलिक कंट्री एंड कैथोलिक रिवोल्ट्स वर सप्रेस्ड। इनको सपोर्ट किया इंग्लैंड वालों ने, कैथोलिक के रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। और फिर इनकी हेल्प से आयरलैंड को भी किसका पार्ट बना दिया? यूके का, लेकिन फोर्सिबली। और ये साल कौन सा है? 1801। 1688 में तो नेशन स्टेट का कंसेप्ट आता है इंग्लैंड में। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो जाते हैं। 1801 में आयरलैंड भी इनका पार्ट बन जाता है। आपकी बुक में वेल्स के बारे में कहीं लिखा हुआ मुझे नहीं दिखा, ठीक है। फिर बाद में
ब्रिटेन का नया फ्लैग एक्सेप्ट कर लिया जाता है, न्यू ब्रिटेन सिंबल, न्यू नेशनल एंथम। आपसे अगर पूछ ले एमसीक्यू में कि गॉड सेव आवर नोबेल किंग, ये नेशनल एंथम कहाँ का है, तो ब्रिटेन का है। समझिए एमसीक्यूज अगर मैं पूछ ले अगर कि गॉड सेव आवर नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, ये नेशनल एंथम कहाँ का है, तो ब्रिटेन का है। इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया गया और 4 साम्राज्यों की बात हो रही है, 4 साम्राज्य एक हुए और एक देश बना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स। लेकिन वेल्स की कथा आपके यहाँ लिखी हुई नहीं है। स्कॉटलैंड के लिए कानून बनाया गया, एक्ट ऑफ यूनियन, साल कौन सा, 1707। और आयरलैंड के लिए उनकी प्रोटेस्टेंट की हेल्प से यूनाइट किया 1801 में। समझ गए। और नेशनल एंथम कौन सा है, गॉड सेव आवर नोबेल किंग। लास्ट टॉपिक, विजुअलाइजेशन ऑफ द नेशन। पूरा चैप्टर खत्म। हाँ बड़ा पूरे चैप्टर कितना बड़ा है, 3 पेज का है, 4 पेज का लास्ट। सुनो, नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाता है तो सुनना, एक शॉर्ट में ले रहा हूं मैं, लिख कुछ भी नहीं रहा हूं। आर्टिस्टों ने 18वीं और 19वीं सदी में नेशन को पर्सोनिफाई करना चालू किया। 18वीं और 19वीं सदी में आर्टिस्टों ने नेशन को पर्सोनिफाई करना चालू किया, मतलब एक पर्सन के रूप में बताना चालू किया। जैसे एग्जांपल, इंडिया को भारत माता के रूप में शो करते हैं, पर्सोनिफाई करना होता है देश को किसी इंसान के रूप में रिप्रेजेंट करना, इमेज के थ्रू। नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, फीमेल फिगर मतलब फीमेल गॉडेस के रूप में। एक नेशन को एक गॉडेस के रूप में रिप्रेजेंट करना है, फीमेल फिगर के रूप में। फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन, सिंबल। लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, ये आइडियाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए, ये भी सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू स्पेसिफाई करना चालू किया। एट्रीब्यूट्स लिबर्टी के, आपसे पूछेगा अब रेड कैप और ब्रोकन चेन ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो लिबर्टी को सिग्निफाई कर रहा है। लिबर्टी को कैसे शो कर रहे हैं, टूटी हुई चेन और रेड कैप। जस्टिस के लिए ब्लाइंड फोल्ड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल, ये तो दिख ही जाएगा यार, एक औरत ने तराजू पकड़ रखी और पट्टी बांध रखी आंख पे, तो क्या हो जाएगा, जस्टिस। एंड स्टैच्यू ऑफ मैरिने, आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, इट रिमाइंड पीपल ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ मैरिने, ये देखना है स्टैच्यू ऑफ मैरिने, फिगर इसका मेरे नोट्स में फिगर नहीं है, ये सिंबलाइज करता है यूनिटी को। समझ में आ रही है बात, स्टैच्यू ऑफ मैरिने आ जाए तो यूनिटी की बात हो रही है। देन जर्मेनिया, जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेडी फिगर था जिसका नाम है जर्मेनिया, और उनके सर पे जो क्राउन है वो ओक लीव्स का था। ओक लीव्स क्या सिग्निफाई करती है, हीरोइज्म। ओक लीव क्या सिग्निफाई करती है, हीरोइज्म। समझ गए। नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म क्या होता है, तो आपको, चलो यही रखते हैं आज।